देखो अपना लेसन नंबर 5 चल रहा है और आज इसका मोस्टली लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई, ये वाला लेसन चल रहा है। अपन ने लास्ट में कल देखा था कोशिका विभाजन। क्या देखा था अपन ने? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में कौन सा देखा था? समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन में अपना चल रहा था समसूत्री कोशिका विभाजन, मतलब जिसमें दो कोशिकाएं बनती है, समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा था समसूत्री कोशिका विभाजन या कोई भी विभाजन हो, उसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। फिर क्या होगा? आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर किसका होगा? आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, तो अपना देख रहे थे जो केंद्रक विभाजन है उसको चार उप प्रावस्थाओं में बांटा है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चार क्या है? आपकी उप प्रावस्थाएं हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पहला देखा था अपन ने प्रोफेज, कल अपन ने देखा था प्रोफेज और मेटाफेज अवस्था। समसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट प्रावस्था थी प्रोफेज, मेटाफेज, अपन ने कल देखा था प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में। चित्र भी बनाए थे प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में अपन देख चुके। आज देखेंगे अपन एनाफेज अवस्था के बारे में। तो एनाफेज अवस्था में क्या होता है? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे आपके गुणसूत्र है, पहले एक बार अपन मेटाफेज का डायग्राम बनाते हैं। मेटाफेज प्रावस्था में क्या होते हैं? गुणसूत्र मध्य पटलिका पर या मध्य बिंदु पर गुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे? आपके बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। इसको क्या बोलेंगे? इस वाली संरचना को क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो जब मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है तो गुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे? आपके मध्य में आ जाएंगे। और यहाँ से क्या निकलेंगे? आपके तारक तंतु। यहाँ से क्या निकलते हैं? आपके तारक तंतु निकलते हैं। इनको बोलते हैं तारक तंतु। इससे क्या होते हैं? ध्रुव से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या होंगे? जो समजात गुणसूत्र होंगे। समजात का मतलब है दो गुणसूत्र जोड़े में है। दो गुणसूत्र क्या है? आपके गुणसूत्र की संरचना ऐसी होती है। गुणसूत्र की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, इसके अंदर धागे जैसी संरचना होगी। तो ये क्या है? एक गुणसूत्र। जब ऐसा गुणसूत्र एक पास में आके और जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? अपन समजात गुणसूत्र आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। तो जब एनाफेज अवस्था आएगी तो जो समजात गुणसूत्र है ये इसको क्या बोलते हैं? अपन ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो समजात गुणसूत्र क्या होंगे? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। समजात गुणसूत्र क्या होंगे? आपके विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। अब इसका डायग्राम देखते हैं एनाफेज का। एनाफेज में क्या होगा? ये आपका ध्रुव है। अब जो गुणसूत्र थे मध्य पटलिका पर व्यवस्थित थे, मध्य पटलिका पर व्यवस्थित थे। अब ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड में, विपरीत ध्रुवों पे। एक आपका जैसे ये इधर आ गया, दूसरा कहाँ चला जाएगा? आपका इधर आ गया। विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जो जोड़े में था वो ऐसा चला जाएगा। एक आपका यहाँ आ गया, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे आ गया। तो जब एनाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये क्या है? आपके तर्कुतंतु। इनको क्या बोलेंगे? तर्कुतंतु। और इनका निर्माण किससे होता है? तारक केंद्र से।
किससे होता है? आपके तारक केंद्र से। तो जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें क्या होंगे? जो गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, ये दोनों एक जगह थे मेटाफेज प्लेट पे, और अब ये क्या चले जाएंगे? ध्रुवों की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत लिख दो यहाँ पे, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसके अलावा क्या होगा? गुणसूत्रों की जो संरचना का अध्ययन किया जाता है, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन एनाफेज में करते हैं। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जाता है। एनाफेज अवस्था में किया जाता है। कैसे? जैसे क्या होगा? आपके एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र विभिन्न आकार ग्रहण कर लेंगे। जैसे एक गुणसूत्र कैसे बन गया? ये तो ये कैसा दिख रहा है आपको? आई के जैसा। दूसरा गुणसूत्र है उसका, वो दो जो विपरीत ध्रुवों पे थे वो ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया? वी के आकार का। ठीक है, तो ये कैसे बन जा सकते हैं? आई के आकार का बन सकता है, वी के आकार का। तीसरा गुणसूत्र कैसे हो गया आपका? ऐसे हो गया, तो ये कैसे बन गया? आपके जे के आकार का बन गया। तो गुणसूत्रों की जो संरचना का अध्ययन है वो किस प्रावस्था में किया जाता है? आपके एनाफेज प्रावस्था में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी समसूत्रीय विभाजन की एनाफेज अवस्था। अगली प्रावस्था देखते हैं, टीलोफेज प्रावस्था। अगली प्रावस्था कौन सी है आपकी? टीलोफेज प्रावस्था। अगली प्रावस्था है आपकी टीलोफेज प्रावस्था। टीलोफेज में क्या होंगे? जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पे गए थे, तो ये गुणसूत्र टीलोफेज प्रावस्था में क्या हो जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पे चले गए। ठीक है, अब गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? मोटे और कुंडलित हो जाएंगे। मतलब जो प्रोफेज थी वैसी की वैसी वापस कंडीशन आ जाएगी। गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? मोटे और कुंडलित हो जाएंगे। जो केंद्रक झिल्ली थी उसका निर्माण हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली आ जाएगी आपकी, केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? आपके केंद्रिका दिखने लग जाएगी, केंद्रिका। तो जो टीलोफेज प्रावस्था होती है उसमें दो पुत्री कोशिकाएं बनी, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिकाएं। और क्या होगा? जो गुणसूत्र होंगे मोटे हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, कुंडलित हो जाएंगे, और ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया। और केंद्रक कितने भागों में बट गया? दो में। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? पुत्री केंद्रक। इनको क्या बोलेंगे अपन? पुत्री केंद्रक। ठीक है, जो आपने चित्र दे रखा ना एक बुक में ऐसा इजी सा, एक के दो गए, दो के, उसको मैं डिटेल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे पुत्री केंद्रक का निर्माण हो गया। अब अभी तक क्या हुआ? सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ है, जो कोशिका द्रव है उसका विभाजन नहीं हुआ। अगर ये पादप को देखो, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। समसूत्री विभाजन पादप कोशिका में भी होगा, जंतु कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन पादप कोशिका में भी होगा और जंतु कोशिका में भी होगा। अब क्या होगा? अगर पादप कोशिका है, अगर पादप कोशिका में क्या हो रहा है आपका? समसूत्री विभाजन। तो देखो क्या होगा? अगर पादप सेल है, पादप कोशिका है, तो समसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य है, ये क्या है आपका? कोशिका द्रव्य। इसका विभाजन कैसे होगा? देखो, अगर पादप कोशिका होगी तो ये क्या है? आपकी कोशिका। ठीक है, ये केंद्रक बन गया आपका, ये केंद्रक। यहाँ धीरे धीरे एक पट्टिका बन जाएगी, इसको बोलते हैं पट्ट विधि। ये क्या होगी? एक ऐसी पट्टी बनेगी ऐसे, बीच बीच में से कट होएगी ये। ठीक है, और 2-3 फेज के बाद में क्या हो जाएगी? स्वतंत्र कोशिका बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? आपकी स्वतंत्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन पट्ट विधि से होता है, ये सट्टा बन गया, पट्ट बन गया। अब अगर यहाँ जंतु कोशिका होती,
पादप कोशिका की जगह अगर यहाँ जंतु कोशिका होती तो कैसे विभाजन होता है गुण किसका, कोशिका द्रव्य का। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं जंतु कोशिका। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका होती है तो क्या होता है, जैसे ये आपके टीलोफेज अवस्था आ गई। अभी यहाँ क्या होता है, ऐसे कोशिका विभाजित होती है। कोशिका द्रव कैसे होता है, इसको बोलते हैं खांच विधि। मतलब एक खांच सी बन गई, एक अपर्चर बन गई, और ये खांच क्या होती, धीरे धीरे वृद्धि करती। जैसे अगली फेज में कैसे होगा, ये खांच और अंदर तक चली गई। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी और अंदर तक चली गई, और उससे अगली फेज में क्या होगा आपका, ये लो स्वतंत्र रूप से दो कोशिकाएं बन गई, पुत्री कोशिकाएं बन गई। तो इस तरीके से केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या होता है, आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन भी इस विधि से होता है। पादप कोशिका है तो पट्ट विधि से होगा, जंतु कोशिका है तो किससे होगा, आपके खांच विधि से। ये चाहे पादप हो जंतु हो, सब में यही मेथड चलेगा समसूत्री विभाजन का और अणुसूत्री का। पहले कोशिका का केंद्र का विभाजन होगा, सेकंड में क्या होगा आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो ये था आपके समसूत्री विभाजन कैसे क्या होता है, कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व। अब अपन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है समसूत्री विभाजन। तो जैसे आपके कहीं में चोट लग गई तो चोट को रिपेयर कौन करेगा, चोटों के मरम्मत में समसूत्री, जैसे समसूत्री विभाजन, जैसे आपकी चोट लग गई, ठीक है, यहाँ से कट गया, कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाती है, एक चमड़ी आ जाती है, स्किन आ जाती है और बराबर हो जाती है। तो वहाँ कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। या आपको क्लोन बनाना है, क्लोन का मतलब उसकी फोटोकॉपी बनानी है। क्लोन बनाने के लिए मतलब जैसा का जैसा आपको प्राप्त करना, जैसे कोई ऐसा है, अगर आपको ऐसा का ऐसा प्राप्त करना है तो आप कौन सा विभाजन करोगे, समसूत्री। तो चोटों की मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा आपको फोटोकॉपी बनानी है तो कौन सा विभाजन होगा, आपका समसूत्री विभाजन होगा। या कटे हुए या टूटे हुए अंगों का पुनः आ जाना, वो भी किसका उदाहरण है, आपका समसूत्री विभाजन का। उसमें क्या होता है, पुनरुत्थ होने की क्षमता होती है, वहां भी क्या होता है आपके समसूत्री विभाजन। ये कह सकते हैं कटे अंगों में समसूत्री विभाजन से ये हर किसी में ये क्षमता नहीं होती है, इसको पुनरुत्थ होने की क्षमता भी बोलते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, कुछ टाइम के बाद वापस आ जाती है। कटे अंगों में समसूत्री विभाजन से पुनः अंगों का निर्माण हो जाता है। हर किसी में नहीं होगा, अंगों का निर्माण हो जाता है, निम्न कैटेगरी के जीवों में ही होता है, सब में क्या होता है आपका ये नहीं पाया जाता। तो ये है आपके समसूत्री विभाजन का महत्व। फिर एक पॉइंट और डाल सकते हैं, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, कायिक कोशिका में। शरीर में तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है संपूर्ण शरीर में। एक होगी आपकी जनन कोशिका, जो कहाँ होगी आपके जनन अंगों में। दूसरी होगी आपकी कायिक कोशिका, जो कहाँ होगी पूरे शरीर में। जो आपके जनन अंग है, जैसे आपके अगर मनुष्य की बात की जाए तो अंडाशय या क्या कह सकते हैं मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, वहां क्या होगी आपकी जनन कोशिका होगी। पूरे शरीर में कैसी कोशिकाएं होगी आपकी, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिकाओं में क्या होता है आपका समसूत्री विभाजन। अब अगला देखते हैं अपन अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है। तो अगला है आपका अर्धसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए आपकी, आधी हो जाए। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसकी परिभाषा देखो, एकमात्र कोशिका से वहां दो बन रही थी पुत्री कोशिकाएं, यहाँ कितनी बनेगी, 4।
एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। पुत्री कोशिकाएं बनती है जो मात्रा में और गुणों में मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से मात्र कोशिका से भिन्न होती है। मात्र कोशिका से भिन्न होती है। देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक जो मदर सेल होगी, एक जो मात्र कोशिका होगी, उससे 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। एक से कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और वो गुणों में भी और मात्रा में भी मात्र कोशिका से क्या होगी, बिल्कुल भिन्न होगी। और समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, आपके जनन कोशिका में। कहाँ होता है, जनन कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या बनते हैं, जैसे आपके नर युग्मक और मादा युग्मक है। युग्मक को नर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मादा युग्मक को ऐसे। इसको नर युग्मक लिख लो, नर युग्मक। इसको क्या लिखेंगे अपन, मादा युग्मक। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। ठीक है, तो 23 जोड़ी और 23 जोड़ी मिलके क्या बना लेंगे, आपके 46। ठीक है, टोटल कितने हो गए, आपके 46 हो गए। अब इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहे, इसके लिए क्या होता है, जनन अंगों में क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी आधी। और जो युग्मक होते हैं, मादा युग्मक हो या नर युग्मक हो, वो हमेशा क्या होते हैं, एन होते हैं, मतलब अगुणित होंगे। चाहे आपका ओवा हो, अंडा हो, या आपका स्पर्म हो, वो हमेशा कैसे होते हैं, आपके अगुणित। तो इस तरीके से इनकी संख्या क्या रहती है, आपकी बैलेंस रहती है अर्धसूत्री विभाजन से। अब आप करोगे क्या, आपका होमवर्क ये है कि एक तो आप केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करोगे। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कॉपी में करोगे इनको। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये क्वेश्चन बनता है और आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, इसका जवाब दोगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रक का सचित्र वर्णन करो। केंद्रक का सचित्र वर्णन करो। तो आप इसका डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओगे, मैंने बनवा रखा है। इसके अलावा क्या करोगे, उसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या रोल प्ले करता है, ये दोनों आप करोगे। बाकी इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, आपको कुछ लगे तो आप बता देना मुझे, या फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। थैंक यू।